नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आप सभी का एलिक्सीर फाउंडेशन और द सोशल पर्पस की इस एक्साइटिंग इनिशिएटिव एम्ब्रेसिंग द एसेंस ऑफ एनएसएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक एक्साइटिंग पर्सनालिटी हैं, राजस्थान के 2014-15 बैच के एनएसएस अवॉर्डी और वर्तमान में ट्रैवल ब्लॉगर और चीन में योगा टीचर के रूप में कार्यरत राम निरंजन शर्मा जी। राम निरंजन शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको इस राष्ट्रीय पुरस्कार की उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और आपकी जर्नी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपके कम्युनिटी वर्क के इस डेडिकेशन और कम्युनिटी सर्विस की स्पिरिट को हम सलाम करते हैं और आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और आज ये सेशन आपके साथ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। जिस तरीके से आज का इस सेशन में हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ खास है। इस सेशन में हम एक एक करके कैसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, आपके एनएसएस एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है एनएसएस में और आप आरडी परेड में भी आपने भागीदारी की थी एनएसएस में। तो बहुत सारी जो मेमोरीज है और बहुत सारी जो लर्निंग्स है एनएसएस को से संबंधित, उसको हम एक एक करके हम बाहर लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो इस सत्र का शुरुआत करते हुए हम आपकी लाइफ स्टोरी से शुरुआत करेंगे। निरंजन जी, हर व्यक्ति की एक यूनिक लाइफ स्टोरी होती है, तो हम आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें शेयर करें और विशेष रूप से वो पल जिसने आपके व्यक्तित्व निर्माण में बेहद योगदान दिया है। आलोक जी, लाइफ स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसको एक छोटे शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। और जैसा आपने पूछा कि किस तरीके से व्यक्तित्व निर्माण में योगदान दिया है, तो मैं छोटे शब्दों में बताऊं कि जब मैं अपने कॉलेज के लिए जयपुर आया था, मैं राजस्थान से हूं और मैं एक छोटे कस्बे से बिलोंग करता हूं राजस्थान में, और दैट कॉल्ड लोसल। लोसल नाम है उस जगह का, सीकर जिले में आता है। वहां से जैसे मैं जयपुर को आया तो मेरे लिए सब कुछ नया था। एक्चुअली बात यह है कि मुझे उस समय तक हिंदी बोलना भी पर्याप्त नहीं आता था। जो मैं बोलता था उसमें पूरा मारवाड़ी भाषा वाला जो हिंदी होता है ना, वो बोलता था। तो फिर जैसे ही मैं इंट्रोड्यूसन जो यूँ समझिए एनएसएस कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ और मैं एनएसएस में पार्टिसिपेट करने लगा, फिर धीरे-धीरे जो कैंप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लगा, और जो मेरा अंदरूनी जो विकास है ना, अपने आप से ऐसे बैकग्राउंड में होता गया, मुझे खुद को इन चीज़ों का आभास नहीं हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे! मैं अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, मैं अच्छे लोगों से बात कर लेता हूँ, और ऐसे करके एक पूरा एक चेंजेस सा आने लग गया अपने आप में। और जब मैंने जो आरडी कैंप होता है, प्री आरडी कैंप होता है, उससे पहले रिपब्लिक डे परेड कैंप के लिए जो प्री आरडी कैंप होता है, उसमें जब मैं गया सबसे पहले, तो वहाँ कल्चरल जो एक्टिविटीज थी उसमें पार्टिसिपेशन किया। और उसमें एक कंपटीशन तो होता है कि कैसे हम अपने यार दोस्तों से आगे निकल जाएं, वो सब चीजें थी। और वहाँ नए लोगों से मिलना, न केवल राजस्थान के, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, ऐसे करके कई कई जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके जो राज्यों के जो लोग आए हैं उनसे मिलना, और जो कल्चर का एक्सचेंज वहाँ होता है ना, वास्तव में उन चीजों ने लाइफ में बहुत चेंजेस लाए। और उसके बाद धीरे धीरे पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट एनएसएस के थ्रू हमें हुआ, वो मैं नहीं मानता कि मुझे कहीं और जाके मुझे ऐसा डेवलपमेंट मिलता है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो एनएसएस की वजह से ही हूँ। और जैसे ही वहां से निकले, उसके बाद में दिल्ली गए। दिल्ली में तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के जो लोग थे वो आए। और उसके साथ में जो 1 महीने का जो समय था ना, जब हम 1 महीना कंप्लीट करके निकल रहे थे फरवरी को 1 तारीख के करीबन, तो सब लोगों के ना आंखों में ऐसे आंसू थे कि यार जाना नहीं चाहते, ये कैंप चलता रहे जिंदगी भर। तो ऐसा एक लाइफ के अंदर मोमेंट वो भी था। और उसके बाद में जब गुछड़ गए और फिर कभी गेट टुगेदर हुआ, धीरे धीरे किसी दूसरे कैंप में भी मिले, फिर जो एनएसएस का अवार्ड मिला उसमें भी हुआ। और ये समझिए कि जो लाइफ की जो जर्नी थी कि एक गांव से निकल करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, या गांव से निकल करके किसी भी कैंप में जाना, जो एनएसएस की भागीदारी की, हमने वॉलंटियर के रूप में पार्टिसिपेट किया, या जो अदर एक्टिविटीज थी उनमें किया। जब मोदी जी ने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो जो झाड़ू निकालते समय शुरू-शुरू में हिचकिचाहट भी होती थी कि कहीं कोई फ़ोटो ना खींच ले। और उसके बाद में धीरे-धीरे किसी ने फ़ोटो खींच ली तो बोलते यार तुम इसको अपलोड मत कर देना कहीं। बाद में धीरे-धीरे एक ये चीज़ थी, एक अंदर ये आती थी कि यार नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम झाड़ू भी निकाल रहे हैं एनएसएस में। तो एक पहली बात ये थी जब शुरू किया एनएसएस को। और फिर धीरे-धीरे इन चीज़ों से मन लगने लग गया। पहले तो ऐसे जाते थे टाइम पास के लिए, लेकिन बाद में मन लगने लग गया। फिर इसी चीज़ों को धीरे-धीरे आगे ले जाने लगे। और धीरे-धीरे पता नहीं कब ये चीज़ें खून में बस गई कि कहीं कुछ करना है, कभी किसी चीज़ में जाना है, कभी कहीं पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसे करके हर जगह पार्टिसिपेशन होने लग गया। और उसमें हम चाहें या न चाहें, ये कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती थी। बस ये पता चलता कि वहाँ कुछ एक्टिविटी है तो बस पहुँच जाते थे। वहाँ कैसे भी पहुँचो, भले ही कॉलेज में कैसे हमें एडजस्ट करना है, कैसे क्लास एडजस्ट करनी है, वो सारा कुछ हो जाता, भले ही कितना कितना ही बिज़ी हमारा शेड्यूल हो। उसके बाद में मैं इधर अपना कंप्लीट किया कॉलेज, पंजाब चला गया, पंजाब से यूके उत्तराखंड चला गया, फिर मैं इधर चाइना आ गया। तो भाई
मेरा कहना है आलोक जी ऐसा है कि मेरा जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है या फिर यूँ समझिए पूरी जो लाइफ़ स्टोरी है, चाइना आने के बाद भी जो मैंने एनएसएस में सीखा था, वो मेरी लाइफ़ में तो आज भी वो है, खून में तो वो है क्योंकि वो सीखना किसी समय आपकी लाइफ़ में आ गया, वो चलता रहता है। तो यहाँ आकर के भी मैं अभी जैसे घूमता रहता हूँ, जाता हूँ, तो वो घूमने की जो प्रेरणा है ना मुझे, वो एनएसएस से मिली। एनएसएस के जो कैंप में जाके जो मुझे यूँ समझिए एक एडिक्शन मिल गया था, वो एडिक्शन की पूर्ति मुझे घूमने में ही होती है। तो मैं यहाँ चाइना में रहते हुए भी हर टाइम घूमता रहता हूँ। 1 महीने में लगभग 20 दिन मैं ट्रैवल करता हूँ और 10 दिन के करीबन मैं काम करता हूँ। तो इस तरीके से ट्रैवल करता हूँ। मैंने यहाँ के बहुत सारे राज्यों में गया, लोगों से गाँव में उनसे मिला, बातें की। अब तो मैं यहाँ की भाषा भी जानता हूँ। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप जैसे लाइफ़ स्टोरी की बात करते हो, जी, जी, बिल्कुल। जब मैं गाँव से निकल के जयपुर आया था, कॉलेज में था, तो मुझे एग्ज़ैक्टली हिंदी बोलना भी नहीं आता था। उसके बाद मैं जब लोगों से बात करना सीखा, किस तरीके से बात की जाती है और एक हमारे सर थे हेमंत शर्मा जी जो एनएसएस के जो कैंप था उसके डायरेक्टर थे, हेमंत शर्मा जी। अब तो वो शायद रिटायर हो गए होंगे। तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था, उस समय हम घबराते थे कि लड़कियों से कैसे बात करें। तो वो जब हमारा असेंबलिंग होती थी ना एनएसएस के जो आरडी कैंप में, तो वो सबको बुलाते थे और रैंडमली किसी को किसी लड़की के पास खड़ा करके बोले अब तुम 5 मिनट बात करो। तो जो अंदर से झिझकिचाहट थी या जो हिचकिचाहट थी वो सारी चीज़ें निकल गई और हमें एक कॉन्फिडेंस मिला। तो वो सारी चीज़ें आपको ना एक बेस प्रदान करती है, उस बेस को कभी भी भुला नहीं जा सकता। वो कहते हैं नींव की ईंट को भूलने से थोड़ी काम चलेगा, वो तो है उसी की वज़ह से तो मजबूत है आज की बिल्डिंग। तो वो रंजन सारी जी, आपकी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग दोनों है साथ ही साथ। तो जो मेरा अगला प्रश्न आता है, जैसे अपनी जर्नी में आपने बहुत ही इंसाइटफुल तरीके से शेयर किया कि कैसे आप एक राजस्थान के गाँव से होते हुए, जयपुर से जर्नी होते हुए दिल्ली और विश्व के कई देशों से होते हुए चाइना में जाके ठहरी है और आपने खुद ही कहा। सो जब आप एनएसएस में थे और अभी आप जैसे बहुत सारे जो एनएसएस अवॉर्डी होते हैं या आरडी परेड में जो विद्यार्थी भागीदारी करते हैं, उनके मन में ये होता है कि वो एक डेलीगेशन में, चाइना के डेलीगेशन या किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाएँगे। तो आप शायद डेलीगेशन में तो नहीं गए, लेकिन आप फाइनली आप चाइना पहुँच गए। तो कैसी रही वो जर्नी और क्या थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा था जब ये सारी बदलाव हो रहे थे? क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कंट्री से दूसरी जगह पहुँचना और आप एक योगा टीचर के रूप में जो भारतीय संस्कृति को लेकर के जा रहे हैं, वहाँ चाइना में उसका प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं। तो ये सब करने को लेकर के आपके मन में क्या धारणाएँ थी, क्या सोच थी? अगर वो हमारे ऑडियंस को बताएँ, वो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। मैं जब पहली बार चीन आया था आलोक जी, तो मेरे मन में बस इतना ही था। मैंने एक मूवी देखी थी चेन्नई टू चाइना करके, तो उसमें दिखाते कि एक इंडिया के पल्लव पंत के जो राजकुमार थे, वो चाइना आते हैं। उन्होंने चाइनीज़ लोगों को कुंग फू सिखाया, उसको बोधि धर्म नाम से जानते हैं। तो चाइना में बोधि धर्म नाम से कई जो पूजनीय लोगों के नाम है। लेकिन जो आपको मैं बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़, जो शाओलिन मंदिर है ना, शाओलिन टेम्पल जो कुंग फू के नाम से आपने मूवीज़ में भी देखा है और भी चीज़ों में देखा है। तो वहाँ अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ एक वो मिलता है, गुफ़ा मिलती है, उसमें एक मूर्ति बनी हुई है, उसपे लिखा उन्होंने स्टैच्यू उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये जो स्टैच्यू है ना, ये बोधि धर्मा का है और ये इंडिया से आए थे और वो उनके शाओलिन मंदिर के पहले मास्टर हैं। तो अब इस चीज़ को आप क्या मानोगे कि इंडिया से कुंग फू आया चाइना, इन्होंने कुंग फू और सीखा, पूरी आज ये चीज़ पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कुंग फू बिल्कुल। कि चाइना का कुंग फू। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो इंडिया ने दी है ना, उन्होंने यहाँ आकर के आयुर्वेदिक चीज़ें सिखाई, उन लोगों का हीलिंग किया और वो सब चीज़ें, तो हमारी हिस्ट्री से तो उनको मिटा दिया गया है। लेकिन मैं जब यहाँ आया और जब उनके वहाँ ट्रैवल किया और मैंने देखा अरे! यहाँ तो वैसा का वैसा लिखा है जो हमारे इंडिया के लोग जानते भी नहीं है अभी। तो मैंने जब पासपोर्ट बनाया था अपना, वो इसी क ख्वाब में बनाया था कि मेरा एनएसएस के किसी डेलीगेशन में पक्का नंबर आ जाएगा और मैं कहीं किसी न किसी एक कंट्री जाऊँगा और वहाँ जाकर के मैं इंडिया से बाहर का जो एक एक्साइटमेंट होता है ना, वो देखूँगा। तो मैं तो इंतज़ार करता गया कब मेरा नंबर आए, कब नंबर आए, कब नंबर आए, तो वो पता नंबर तो आया नहीं, लेकिन वो समय इतना गुज़र गया कि फिर जॉब करने का नंबर आ गया कि बोले अब तो पढ़ाई तो हो ली पूरी, अब करो जॉब। तो फिर एक अपॉर्च्युनिटी आई कि चीन जाना चाहोगे या नहीं? तो फिर मैं कहा कि क्यों नहीं, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि कोई मुझे भेज दे बाहर, डेलीगेशन में ले जाए, कहीं बाहर का दर्शन कराए, दिखाए कैसा दुनिया है। तो फिर मैं चीन आया और यहाँ चीन आकर के मैंने अपना काम शुरू किया और तब से मैं यहाँ चीन में 2019 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं चाइना में वेजिटेरियन रहना एक मिरेकल होता है, एक सपना होता है कि चाइना में कोई वेजिटेरियन रह जाए। तो चाइना में मैं आज भी 2019 से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं अभी भी वेजिटेरियन हूँ और मैं यहाँ पे नॉन-वेज फूड नहीं खाता। तो इस तरीके से यहाँ आया, चैलेंजेस मिला। अगर एनएसएस की ट्रेनिंग से जो मुझे चैलेंजेस को फेस करना नहीं आया, तो मैं यहाँ चैलेंजेस कर नहीं पाता, उनको फेस नहीं कर पाता, मैं भाग जाता वापस इंडिया। लेकिन मैं यहाँ आया, मैंने कहा अरे कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, ये भी सीखते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसको जो एक्सेप्टिंग की जो कैपेबिलिटी हमें एनएसएस में सीखी थी ना, तो यहाँ मैं आया,
यहाँ आकर के सब चीज़ें पूरी चाइनीज़ में, कोई यहाँ इंग्लिश नहीं बोलता। बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश आती है और बाकी दूसरी भाषा तो पूछो ही नहीं। अब मुझे तो भाई ये सोचो कि इंडिया में रहते-रहते इंग्लिश और हिंदी तो बोलना आ गया था, लेकिन चाइनीज़ तो थोड़ी आती थी। तो यहाँ आकर के चाइनीज़ को सीखा और वो भी एक लाइफ़ का एक्सपीरियंस है। फिर मैं यहाँ के अलग-अलग शहरों में गया, वहाँ के कल्चर को जाना और आज मैं चाइनीज़ लोगों से चाइनीज़ भाषा में बात कर लेता हूँ। आपने मेरे वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब पे। तो जैसे यहाँ के लोगों से बात करता हूँ और ये लोग भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया के कल्चर को जानने में। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इनको इनकी भाषा में हमारे देश का कल्चर बता पाता हूँ कि हमारे देश का ये इतना समृद्ध कल्चर है, इतने हज़ारों-हज़ारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है और चाइना से जो लोग इंडिया पढ़ने जाते थे, फाइयान जैसे लोग, उनको मैं बताता हूँ कि हमारे देश में तो उस समय भी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और आपके चाइना के लोग हमारे वहाँ जाते थे। और आपको इंटरेस्टिंग बात तो ये बताता हूँ कि यहाँ एक थांग राजवंश होता था, जैसे हमारे जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है, उससे हमारा नया साल चालू होता है। और ये जो हमारा जो साल का जो नया साल होता है, ये जो हिंदू कैलेंडर है, ये बहुत ही पुराना चल रहा है। विक्रम संवत नाम से हम इसको बोलते हैं। वैसे चाइना का एक कैलेंडर है जो थांग राजवंश से चलता है और इंडियंस को अभी कई चीज़ों का पता नहीं है क्योंकि हमारा जो संस्कृति कल्चर उसको तो दबा दिया गया था और जो ओरिजिनलिटी इंडिया की है वो तो गुम ही हो गई ना। तो यहाँ जो थांग राजवंश था, इन्होंने चाइना का जो कैलेंडर है, लोकल कैलेंडर, जैसे चाइना में अभी 8वां महीना शुरू हुआ है, अंग्रेजी महीने में 9वां महीना चल रहा है। तो यहाँ के जो 8वां महीना है, इनका जो कैलेंडर है वो थांग राजवंश से शुरू किया था और जो थांग राजवंश था ना, वो पहले इंडिया का कैलेंडर यूज़ करते थे। तो ओके, आपके लिए ये चीज़ वेरी सोचने एक्साइटिंग। का है। उसने इंडिया के कैलेंडर से सीखा कि कैसे ये सारा मेज़र करना है, क्या कैसे महीने बनाने हैं, फिर इन्होंने अपना चाइनीज़ कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ इंडिया के जितने इंडिया से लोग आए, उन्होंने चाइना में मंदिर बनाए, उन्होंने यहाँ बुद्धिज़्म को बढ़ाया और जितने भी इनके 4 बड़े-बड़े मठ हैं, उन मठों में भी आप जाओगे तो वहाँ एक शिलालेख मिलेगा कि यहाँ पहले सन 401 में इंडिया से ये संत आया था, इसका नाम बायतू था या इस प्रकार से जो भी नाम था। तो ये सारी चीज़ें मैं जब जाता हूँ तो मुझे बड़ा मिरेकल होता है यार कि ये भाई साहब ऐसे और कैसे हुआ? तो एक लाइफ़ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मेरे को जो नई चीज़ें जाना, नई जगह जाना, मैं डरता नहीं किसी चीज़ से कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा? तो ये सब चीज़ें एनएसएस की वजह से मेरी लाइफ़ में आई और क्योंकि ये एनएसएस की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि किस तरीके से इसने हमें लाइफ़ में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। मैं तो सोचता था कि मैं कभी एनएसएस की उसमें आऊँगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज वाले प्रोग्राम में चाइना, लेकिन राइट, पता नहीं था कि मैं चाइना में ही कई सालों रहूँगा। तो वो चीज़ें रही। तो इस तरीके से लाइफ़ की जो जर्नी है वो बहुत ही ये समझिए चैलेंजेस भी थे और जो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने का हमने सीखा, वो सब चीज़ें भी सीखी और छोटे शब्दों में तो इतना ही बता सकता हूँ, बाकी लाइफ़ स्टोरी बहुत बड़ी है और बिल्कुल। हर कंट्री का एक अलग सिस्टम होता है दोस्तों। मैं श्रीलंका गया, थाईलैंड गया और चाइना हूँ और भी कई कंट्री जैसे मैंने जाके देखा तो बड़ा अच्छा लगता है और जो हमने एनएसएस में अपना कल्चर फैलाने की बात की थी, मैं तो आज भी यहाँ धोती-कुर्ता पहनता हूँ और सापा पगड़ी लगाता हूँ। अपने जो राजस्थान इंडिया का कल्चर है तो वो मुझे उसमें शर्म नहीं है किसी चीज़ की कि कई लोग शर्माते हैं कि यार ऐसे कैसे? तो मैं चाइना में देखिए आपके सामने कुर्ता धोती पहन के बैठा हूँ। तो मुझे यहाँ चाइना में रहते हुए भी कोई चीज़ में शर्म नहीं होती कि हमारे देश के कल्चर को हम प्रेज़ेंट करें। बिल्कुल, तो जैसे कि निरंजन जी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये नहीं पता होगा कि जो हमारे निरंजन जी हैं एक बहुत पॉपुलर ट्रैवल ब्लॉगर हैं और जिन भी व्यूअर्स इनका यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में उनका यूट्यूब चैनल इस लिंक में हम शेयर कर देंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा निरंजन जी को थोड़ा टाइम दें और शेयर करें कि ये यूट्यूब चैनल बनाने का क्या आइडिया आया और जैसा कि आप शेयर कर रहे थे कि एनएसएस के एक्सपीरियंसेस ने भी इसको मोल्ड करने में आपको हेल्प किया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जो चैनल बनाया था इसके लिए जो प्रेरणा थी वो तो मेरे एक आदरणीय चाचा जी हैं। वो मेरे क्या उस समय जब मैं 2019 में था तो वो यूट्यूब पे बहुत फ़ेमस थे। उनका नाम है राजन सिंह और वो अमेरिका से यूएसए की वीडियोज़ बनाते हैं। वो चाचा जी बोलते हैं उनको सभी प्रेम से। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने शुरू में तो पहले तो मैं अपने ही व्लॉग बनाता था। फिर मैंने उनको ट्रांसफ़ॉर्म किया कि मैं ये चेंज कर दिया कि इसको नहीं बनाना। फिर मैंने उस इधर ट्रैवलिंग का बनाना शुरू किया था। और फिर धीरे-धीरे मैंने प्रेरणा तो एक ये ली थी उनसे। बाकी चीज़ सीखी थी मेरे दिमाग में आइडिया आया था जब हम जो गणतंत्र दिवस का जो कैंप था उसमें थे, तो उसमें सभी लोगों को फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए एक फ़ेसबुक पेज बनाया गया। उसपे सारी फ़ोटोज़ डाल देते, सब लोग उससे डाउनलोड कर लेते। तो सब लोगों को जब मैंने देखा कि इसपे इतने लोग आ रहे हैं, इतना इसपे विज़िटिंग हो रहा है, इसमें कुछ काम का वीडियो है, तो क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ बनाऊँ। तो मैंने धीरे-धीरे बनाना शुरू किया था लेकिन मैंने उन वीडियोज़ को सारा डिलीट कर दिया क्योंकि वो जब मैं भी देखता था तो मैं हँसता हूँ अपने उन बचकाने जैसे वीडियोज़ पे। तो बिल्कुल, शुरुआत तो वहीं उससे से होती है लेकिन हाँ, जी, ये 2 चीज़ें क्योंकि शुरुआत मैं तो ये कहूँगा जब तक शुरुआत नहीं करोगे तो कोई स्टेज पे नहीं पहुँच पाओगे। बिल्कुल। और मैंने वहाँ से शुरुआत की थी और धीरे-धीरे मैं उसको और अपडेट करता गया, अपनी स्किल्स को बनाता गया। हालाँकि मेरा जो स्टडी का फ़ील्ड था वो आर्ट्स से था, फिर मैं योगा से स्टडी किया। तो इनमें कोई टेक्निकली नॉलेज नहीं होता है कि आप कंप्यूटर पे अपना एडिटिंग करो, ये करो, वो करो। लेकिन धीरे-धीरे इन पे सीखते-सीखते सब कुछ सीख गए।
जिन भी व्यूअर्स ने अभी चैनल एक्सप्लोर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल की लिंक आपको मिलेगी। आप वहां पर जाकर के इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी मजेदार वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब हम इस इंटरव्यू के अगले सेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं निरंजन जी। ये है स्टोरी टाइम, जिसमें हम कुछ मजेदार किस्सों की ओर आगे बढ़ेंगे और एक फन एक्सरसाइज करते हैं आपके साथ की कोशिश करते हैं। क्या आपके एनएसएस के समय की कोई मजेदार घटना है जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ में? कुछ ऐसा जो आपको याद आता है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? अरे आलोक जी, घटनाएँ तो इतनी हैं कि आपका जो जो ब्रॉडकास्ट और जो एपिसोड है ये घंटों चल सकता है। लेकिन एक फ़नी घटना बताता हूँ। जब हम पूर्व गणतंत्र दिवस का जो कैंप मूर्थल सोनीपत में कर रहे थे हरियाणा में, तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे पंजाब से, उसका नाम है हरदीप जी, हरदीप सिंह नाम है उनका। तो वो उनका क्या था, वो रात को जब सब लोग सो जाते थे, क्योंकि कैंप में बहुत सारे लोग होते, तो शायद ऐसे ही उसमें जो यूनिवर्सिटी था उसके बड़े हॉल में गद्दा डाल के ऐसे सो रहे होते सभी। तो वो जाता और सबकी रज़ाई खींचता और उसके ऊपर ऐसे ना चेहरा बना करके उनको डराता। तो उसने पहले वो गया हिमाचल वाले ग्रुप में सबको डराया और एक बढ़िया उसका फ़नी मोमेंट हो गया, उसको हौसला आया। फिर वहाँ से निकल कर के उत्तराखंड वाले में ऐसे कर-करा के वो 3-4 को कर लिया। फिर पंजाब और राजस्थान वाले एक ग्रुप में थे, तो वो एक कमरे में सो रहे थे। वो जैसे ही वहाँ आया तो हमारे एक गगन भाई थे उस समय, उन्होंने उनकी रज़ाई खींची और वैसे शकल की। तो गगन भाई डरे नहीं, उन्होंने क्या किया, जो उनका जस्ट कल्चरल जो परफॉर्मेंस थी वो खत्म होके वो आके सोए थे, तो उनका जो लठ था वो सभी उनके पास ही रखा था। वो लठ लेके उसके पीछे दौड़े और वो जो भागने की जो वहाँ दिखा था ना, जो एक उसको आज भी दिमाग में जब भी आता है ना, तो ऐसे हँसी निकल आती है कि यार वो भी गज़ब ही चीज़ थी उस समय का, जो एक स्टोरी और जो एक व्यू जो हमारे आँखों में है, जो उस समय का जो एक यूँ समझिए जीवंत जो दृश्य जब भी वापस आता है ना, तो ऐसे खिलखिलाहट और हँसी आ जाती है। और जब भी हरदीप भाई से या गगन भाई से या किसी और से बात करते हैं, तो वो दृश्य हम ज़रूर एक बार रिपीट कर लेते हैं बात-बात में, क्योंकि वो सबके लिए हँसी का इतना बहुत अच्छा टॉपिक था। बिल्कुल, जैसे आप शेयर कर रहे थे, मैं खुद भी एनएसएस से बहुत ही एंगेजिंग तरीके से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरे मन में भी कई ऐसे किस्से आने लगे। लेकिन चूंकि ये सेशन और स्ट्रीम लंबी हो जाएगी, तो हम अगले राउंड की ओर बढ़ते हैं, जो इंटरेक्शन का रैपिड फायर राउंड है। जनरली बहुत पॉपुलर है रैपिड फायर। तो इसमें मैं एक फन ट्विस्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको तुरंत आंसर देने हैं। क्योंकि एनएसएस की बहुत जर्नी लंबी है, एक्सपीरियंसेस लंबे हैं, तो आपको शॉर्ट में और तुरंत इसके आंसर देने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, आपकी फेवरेट मेमोरी एनएसएस के साथ? 2 है। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। फेवरेट मेमोरी 2 है। एक जो राष्ट्रपति भवन जाते हैं एनएसएस अवार्ड के लिए, और जो राष्ट्रपति जी जब आपको अवार्ड देते हैं, अब उस चीज़ को जब हम फ़ील करते हैं ना और वहाँ पहुँचते हैं, तो अंदर जो एक ये समझिए रोंगटे खड़े करने वाली सी जो फ़ीलिंग होती है ना, वो सबसे टॉप 1 है। और टॉप 2 की जो है वो है कि जब आप राजपथ पे, या जिसे आज कर्तव्य पथ से जाना जाता है, वहाँ पे आप जब परेड कर रहे होते हैं और जब वो मोदी जी और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और जो विदेश से आए हुए मेहमान वहाँ बैठे हैं, उनके जो सामने से आप गुजरते हो और जो हमारी भारतीय सेना का जो हौसला आप देखते हो उस समय, जो राजपथ या कर्तव्य पथ पे आप चलते हुए उनको अपने आँखों से देखते हो, अपने साथ खड़े देखते हो, लोगों का जो उत्साह, जो जुनून, जो ज़िंदगी भर हमने टीवी में देखा है, वो जब हमारे साथ में होता है और हम उस चीज़ का एक पार्ट होते हैं, वास्तव में वो 2 लाइफ के ऐसे मोमेंट हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मोमेंट तो मैं भी नहीं भूल सकता। ये जो रोंगटे खड़े होते हैं और जो मोमेंट होता है, जीवन सफल वाला मोमेंट, ऐसा फीलिंग ऐसा होता है कि कुछ इन चीज़ों अचीव को किया। वहाँ पहुँच के ही महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। ऐसे हम सोचें या बात करें तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो और वो जो चीज़ की हमने, और वो वास्तव में आज भी ऐसे ना मन में जब भी आता है तो सोचता है कि यार हाँ, जब भी हम यहाँ परेड देखते हैं ना 26 जनवरी की, कभी भी टीवी में, आज मैं चीन रहता हूँ इतने सालों से, तो यहाँ भी मैं जब भी देश का गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस होते हैं, तो भाई हमारे को भी खुशी होती है, हमारे देश का कोई भी पर्व त्योहार आता है, तो जैसे ही वो चीज़ आती है या फिर वो परेड की या कुछ भी झलक आती है, तो वास्तव में बहुत सुकून मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अपनी एनएसएस जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। मैं आपको 2 वर्ड का लिवरेज या एक सेंटेंस का लिवरेज दे सकता हूँ। My personality change, or you can say my personality building. ओके, नाइस पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी बिल्डिंग, जिससे एनएसएस को जनरली एसोसिएट किया जाता है और उसका उद्देश्य में भी आता है। प्रश्न आता है, जो कोई न्यू स्किल जो आपने एनएसएस से लर्न की, कोई 3 स्किल्स अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। फर्स्ट, इंटरेक्शन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स पीपल, जो जिनका कल्चर हमारे जैसा सेम नहीं है, उनसे बात करना। दूसरा मैंने सीखा
कि वहाँ कैसे हमें कल्चरल को एक्सचेंज करना है। जैसे मैं आज चीन में यहाँ रह के भारतीय कल्चर को एक्सचेंज करता हूँ, चाहे मैं योगा सिखाता हूँ, तो भी वो भारत का कल्चर है, उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ यहाँ। उनकी कुछ अच्छी चीज़ें भी मैं सीखता हूँ, तो वो एक्सचेंज हो रहा है। ये कल्चर को सीखना और एक एडॉप्ट करना चीज़ों को। जो एडॉप्टेबिलिटी एनएसएस में हमें कल्चर में आई ना, वो ये 3 चीज़ें मुझे बहुत ही इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानते हैं 24 सितंबर आने वाला है, नेशनल एनएसएस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 24 सितंबर को हर साल। और बहुत सारे जो नए एनएसएस में जो बच्चे आते हैं 24 सितंबर को जनरली उनका ओरिएंटेशन किया जाता है, एनएसएस के बारे में उनको बताया जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि बहुत सारे जो यंग व्यूअर्स हैं, जो एनएसएस जॉइन करना चाहते हैं या एनएसएस में हैं, उनको आप कोई टिप या कुछ एडवाइस देना चाहें अपने इस एक्सपीरियंस और अपने इस जर्नी से? मैं तो कहूँगा दोस्तों, आँख मीच के सारे कैंप में जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, जो चीज़ आपको मिलेगी ना, वो आप ज़िंदगी के 5-7 साल बाद में उसको महसूस करोगे कि अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर एनएसएस मेरी लाइफ़ में नहीं होता, तो मैं कुछ नहीं होता, मैं आज भी वहीं गाँव में रहता और मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। तो ये कहूँगा दोस्तों, आगे बढ़ो, दोस्तों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, नए कल्चर को एक्सेप्ट करो और जो जो चीज़ है आप वहाँ सीखोगे ना, वो आप शब्दों में बयाँ नहीं कर पाओगे 5-7 साल बाद में। उस समय आपको लगेगा यार क्या मतलब है, कुछ नहीं है, ऐसे झाड़ू तो डालते हैं या फिर ऐसे तो कर रहा है, कोई लेक्चर देने आएगा, टाइम पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें बिताओ, समय दो, बाद में आप समझोगे उस चीज़ को। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट भी प्रश्न है कि अगर आपको मौका दिया जाता है कि एक बॉटल में अगर आपको एक मैसेज रख करके हमारे जो एनएसएस में ज्वाइन कर रहे हैं वॉलंटियर्स या जो एग्जिस्टिंग वॉलंटियर्स हैं, उनको कुछ प्रेरित करने वाला या कोई मजेदार मैसेज अगर आप लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आप ये साझा करना चाहें। मैं तो कहूँगा घरों से बाहर निकलो और दुनिया देखो कितनी खूबसूरत है। ये उनके लिए है और एनएसएस में वो ये चीज़ बहुत बखूबी करेंगे, ये मुझे यकीन भी है। कहूँगा कि दुनिया देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, घर से बाहर निकलो जब भी मौका मिले। इंडिया घूमो, विदेश घूमो, दुनिया बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने आस-पास के सारी चीज़ें घूमो। जगह देखो, जैसे किसी को उड़ीसा से है, तो वो अपने किसी पंजाब वाले फ्रेंड को इनवाइट करो कि तू भाई आजा उड़ीसा आजा या उड़ीसा वाला पंजाब चला जाए। तो इस तरीके से जो हम एक्सचेंज करते हैं ना चीज़ों का, वो उनको कहूँगा कि घरों से बाहर निकलो और लोगों पे बिलीव करो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जो हम टीवी में या न्यूज़ में देखते हैं ना, दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। कल्चर दुनिया का बहुत बढ़िया है, हमें जाके देखना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन भाई आज जुड़ने के लिए और आपकी जो एक्सपीरियंसेस का जो खजाना है, उसे हम धीरे-धीरे अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे चूँकि ये स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के स्ट्रीम को हम थोड़ा लिमिटेड रखते हैं और हम आगे भी कुछ स्ट्रीम इंटरैक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, इनसाइट्स जो आपकी इतनी जर्नी के बीच में निकल कर के आई है, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है और इस तरीके से जो हमारे बडिंग एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि एनएसएस की स्पिरिट को जिंदा रखें और कैसे एनएसएस से जो कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट करके जो आपको अपने पर्सनालिटी में ग्रोथ करने का मौका मिलता है, इस मौके को ना छोड़ें और एनएसएस को एक कदम आगे लेकर के जाएं। आपके इस लास्ट थॉट्स के साथ हम इस सेशंस को क्लोज करेंगे। आपके कोई भी लास्ट थॉट्स निरंजन भाई हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आप घर से बाहर निकलिए, दुनिया घूमिए, इंडिया घूमिए, एनएसएस के सारे कैंपों में जाइए, कोई भी आपको कुछ छोटा-सा भी एनएसएस में होता है, उससे जाइए। यार दोस्तों में अपनी फ्रेंडशिप बनाइए। मैं इंडिया घूमा, तो मैंने जितने एनएसएस के फ्रेंड्स से उनको कॉल किया, "भाई, मैं आपके राज्य में आ रहा हूँ, आप कौन से शहर में हो? ऐसा हो, कहाँ हो, क्या हो?" तो आज भी यूँ समझिए आलोक भाई, मेरे कम से कम 200 से 300 लोग इंडिया में, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अलग-अलग राज्य में हैं, कि मैं आज कहीं भी जाऊँ, तो वो एक उनसे एक अपनापन है। तो दोस्तों, कहीं भी आपका जो एनएसएस का फ्रेंड है, वो हर समय आपका एक दोस्त बन के रहेगा। भले ही वो आपसे मिलेगा 7 दिन या 10 दिन के लिए, पूरे इंडिया में किसी भी आप कैंप में जाओ, 7 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम दोस्त रहेगा आपका और कभी भी आप उसके राज्य में जाओगे ना, उसको बहुत खुशी होगी। इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है क्योंकि मैंने उनके सब जगह ट्रैवल किया है और ये बहुत ही अच्छा दोस्तों एक अनुभव होता है। तो लास्ट थॉट यही है दोस्तों, आप सब ट्रैवल करो और जो अपना कल्चर है, उसको रिप्रेज़ेंट करो, अलग-अलग जगह उसको खोने मत दो कल्चर को। तो चीयर्स टू द स्पिरिट ऑफ एनएसएस। और जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट होगी कि द सोशल पर्पस और एलिक्सिर फाउंडेशन जो कम्युनिटी वर्क को लेकर के काम कर रहा है और इनके भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निरंजन जी को कि अगर वो रिक्वेस्ट कर पाए ऑडियंस से कि सोशल पर्पस के यूट्यूब चैनल को या बाकी चैनल्स को फॉलो करें या सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मेरे यूट्यूब पे भी प्रयास करूँगा इस तरीके से लोगों को, ताकि नए लोग आपके जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनसे जुड़ सकें। और बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने मुझे बुलाया और एनएसएस के सारे जो नए वॉलंटियर्स हैं या पुराने वॉलंटियर्स हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। और मैं तो सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे एनएसएस में जाने की प्रेरणा दी, या एनएसएस के वो सारे कार्यक्रम अधिकारी या एनएसएस के सारे ऑफ़िसर्स, जिन्होंने हमें किसी न किसी येन-केन प्रकारेण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
बूस्ट किया कि तुम अपनी ये पर्सनैलिटी को डेवलप करो, ये करो, वो करो, सारी चीज़ें। तो उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद और सारे एनएसएस के यार दोस्त जितने सब कुछ जो भी हमें कभी भी मिला, सबका मैं बहुत-बहुत तहे दिल से है ना, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ भाई आलोक जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी राम निरंजन जी। इसके साथ ही हम इस सत्र का समापन करते हैं। धन्यवाद।